गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 11th। जैसा कि फर्स्ट पेपर में कल पहला चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे रसायन के मूल सिद्धांत। रसायन के मूल सिद्धांत और कल पदार्थों के बारे में आपको हमने पढ़ाया था, एलिमेंट्स और टाइप्स। और आज आपको उसी के आगे हेडिंग डालना है नाभिकीय परिवर्तन यानी कि न्यूक्लियर चेंज। हेडिंग डालो नाभिकीय परिवर्तन। नाभिकीय परिवर्तन न्यूक्लियर चेंज। नाभिकीय परिवर्तन देखिए, ऐसे परिवर्तन जिनमें परमाणु नाभिक का संगठन बदल जाता है। ऐसे परिवर्तन जिसमें परमाणु नाभिक का संगठन बदल जाता है तथा एक प्रकार के परमाणुओं से दूसरे नए प्रकार के परमाणु बन जाते हैं। दूसरे नए प्रकार के परमाणु बन जाते हैं, नाभिकीय परमाणु कहलाते हैं। यानी नाभिकीय परिवर्तन या नाभिकीय अभिक्रियाएं कहलाते हैं। नाभिकीय परिवर्तन या नाभिकीय अभिक्रियाएं कहलाते हैं। नाभिकीय परिवर्तन या नाभिकीय अभिक्रियाएं कहलाते हैं। देखो एग्जाम्पल समझो जरा नाभिकीय परिवर्तन में। रेडॉन 88,226 गिब्स रेडियम। आपको पता है एक अल्फा कण में अल्फा का फार्मूला होता है +2He⁴। एक अल्फा कण में परमाणु भार में 4 यूनिट की और परमाणु क्रमांक में 2 यूनिट की कमी होती है। आपको पता रेडॉन 88,226 उसके परमाणु भार में 4 यूनिट की कमी होना। 226 से 4 गए 222, 88 से नीचे 2 चले गए तो बचे 86। ठीक है, ये देखें, इसी को कहते हैं नाभिकीय परिवर्तन। यानी कि रेडॉन ऊपर 4 यूनिट की कमी 226 से 4 चले गए 222 और नीचे 2 यूनिट की कमी 88 से 2 चले गए 86। नोट कर ले एग्जाम्पल, इसी को कहते हैं नाभिकीय परिवर्तन। यानी जिसके परमाणु नाभिकीय आवेश में 2 यूनिट की और परमाणु भार में 4 यूनिट की कमी होती है। ठीक है, अब हेडिंग डालो रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम। संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम। देखिए पहली हेडिंग द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लिखिए, सन 1756 में वैज्ञानिक एम बी लोमोनोसॉव ने द्रव्यमान संरक्षण के बारे में बताया। लोमोनोसॉव ने द्रव्यमान संरक्षण के बारे में बताया। लोमोनोसॉव ने
द्रव्यमान संरक्षण के बारे में बताया। द्रव्यमान संरक्षण के बारे में बताया। नई लाइन से लिखेंगे इसके अनुसार, नई लाइन में लिखेंगे इसके अनुसार रासायनिक अपक्रियाओं में पदार्थों का कुल द्रव्यमान, रासायनिक अपक्रियाओं में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। रासायनिक अपक्रियाओं में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग चलो दूसरी, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। देखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार नई लाइन से लिखेंगे एक यौगिक में निश्चित प्रकार के, एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित भार अनुपात में, एक यौगिक में एक निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित भार अनुपात में, एक निश्चित भार अनुपात में संयुक्त रहते हैं। एक निश्चित भार अनुपात संयुक्त रहते हैं, एक निश्चित भार अनुपात में संयुक्त रहते हैं, निश्चित भार अनुपात में संयुक्त रहते हैं। जैसे कोई निश्चित फार्मूला मान लीजिए, CO2 ले लिया मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आपको पता है C का परमाणु भार 12 होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता तो 16 है, लेकिन CO2 लिखा तो 16 दूंगी, यहाँ पर 32 हो जाए। इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो 4 तिया 12, 4 अटे 32, 3 रेशियो 8, ठीक है, मतलब काट दो जैसे। और दूसरा मान लो CH4 है, कार्बन का परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 है तो 4 हो जाएगा, ठीक है, रेशियो। तो 4 एकम 4 तिया 12, 3 रेशियो 1, मतलब कि 3 रेशियो 1 कार्बन और हाइड्रोजन का। ये होते हैं आपके स्थिर अनुपात का नियम, समझ गए। कोई भी फार्मूला हो उसके परमाणु भार एक स्थिर अनुपात में काम करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रॉपर्टीज। गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। देखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार नई लाइन से लिखिएगा, जब दो तत्व संयोग करके, जब दो तत्व संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, जब दो तत्व संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार, तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार, तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से, जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं, निश्चित भार से संयोग करते हैं,
लघु पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं, परस्पर लघु पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं, लघु पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं, लघु पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल CO कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। जैसे CO और CO2 गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। जैसे कि इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन है, दोनों का मल्टीपल करोगे तो भी वहीं पहुंचेगा। जैसे NO, NO2, N2O5, NO3, इस तरह के सब गुणित अनुपात के, क्योंकि मतलब इसका गुणित अगर ऑक्सीजन से इस नाइट्रोजन का इस ऑक्सीजन से, दोनों का आपस में एक दूसरे से, जैसे CO का O से करोगे और C का O से, देखो CO था तो C का O से किया और फिर C का O से घूम के आया, उसी से कार्बन का ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का कार्बन, एक दूसरे में मल्टीपल करने से गुणित अनुपात का नियम कहलाता है। नंबर 4 हेडिंग डालो, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। देखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार कॉमा करके नई लाइन से डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे। व्युत्क्रम अनुपात का नियम से इस नियम के अनुसार स्पेस देके नई लाइन से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा करके अब लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। लिखेंगे जिस भारानुपात में दो तत्व, जिस भारानुपात में दो तत्व अलग अलग, जिस भारानुपात में दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित भार से, किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित भार से संयोग करते हैं, एक निश्चित भार से संयोग करते हैं, एक निश्चित भार से संयोग करते हैं, उसे भारानुपात या किसी सरल भिन्न में दोनों तत्वों से परस्पर संयोग करते हैं, दोनों तत्वों से परस्पर संयोग करते हैं, दोनों तत्वों से परस्पर संयोग करते हैं। जैसे फिर से लिख लो, किसी भारानुपात में दो तत्व A और B अलग अलग किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित भार से, शुरू तो बोल रहे जिस भारानुपात में दो तत्व A और B अलग अलग किसी तीसरे तत्व से, किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित भार से संयोग करते हैं, एक निश्चित भार से संयोग करते हैं, उसी भारानुपात के सरल भिन्न में दोनों तत्व परस्पर संयोग करते हैं। सरल गुणक सरल भिन्न में दोनों तत्व से संयोग करते हैं, जैसे H2O, H2S की SO2 से व्युत्क्रम अनुपात की पुष्टि हुई है। H2O, H2S, SO2 से व्युत्क्रम अनुपात की पुष्टि हुई है, व्युत्क्रम अनुपात से पुष्टि हुई है।
नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, द्रव्यमान, एक मिनट, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिख लो, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखो। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में, अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। नेक्स्ट हेडिंग है एटम माने परमाणु, परमाणु अगली हेडिंग, एटम परमाणु डाल ली। देखो परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है, परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है, परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह 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 सकता है, परमाणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है। समझ गए? परमाणु वह छोटे से छोटा, मतलब ये पॉइंट, वह छोटे से छोटा सूक्ष्मतम कण है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकता है परंतु फ्री स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, परमाणु कहलाता है। अब लिख लो मॉलिक्यूल माने अणु, एक डेफिनेशन और लिख लो, अणु, अणु, अणु में लिखिए मॉलिक्यूल में, अणु वह छोटे से छोटा सूक्ष्म कण है, अणु वह छोटे से छोटा सूक्ष्म कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है, अणु कहलाता है। ठीक, दोनों में डिफरेंट क्या है? जो परमाणु होता है वह भी छोटे से छोटा सूक्ष्मतम कण है, जो अणु है वह भी छोटे से छोटा सूक्ष्मतम कण है। बस दोनों में डिफरेंट क्या है कि जो परमाणु है किसी भी केमिकल रिएक्शन के साथ अपनी क्रिया कर सकता है, किसी भी रिएक्शन में भाग ले सकता है, लेकिन फ्री स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये किसी न किसी के बंधन में, इसको स्वतंत्र अवस्था में आप नहीं छोड़ सकते परमाणु को। ठीक है, अणु में भी वही कंडीशन, वह भी छोटे से छोटा सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, लेकिन ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं ले सकता है, परंतु ये फ्री 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 माने स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। इसको हम लोग अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है, इस तरह से आपका आज पहला चैप्टर थोड़ा बहुत और बचा है,
तो कल की क्लास में हो जाएगा। इसके बाद सेकंड चैप्टर आपका पढ़ाएंगे मोल अवधारणा, यानी मोल कॉन्सेप्ट, जो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मोल कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको 12th तक काम आएगा, कि जो मोल कॉन्सेप्ट होता है उसका हर जगह यूज है। ठीक है, तो आप लोग फेयर बनाते चलें, दोनों का एक एक चैप्टर पढ़ाते चलेंगे। फर्स्ट का एक हो गया, एक सेकंड का, अब फर्स्ट का दूसरा होगा, फिर सेकंड का दूसरा होगा। ठीक है, फेयर नोट्स अच्छे से बनाएं और आप घर पे ही तैयारी करें। थैंक यू।